सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर क्लास। तो आज हम पढ़ने वाला है प्रोबेबिलिटी। सो 11th में भी आपको थोड़ा प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशंस और सारे इंट्रोडक्शन आया था, और 9th 10th में भी थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन दिया है। फिर से एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने रिवाइज करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी मतलब आपका जो भी, मान लो फॉर एग्जांपल यू आर प्लेइंग ए गेम, ओके, दो क्रिकेट टीम से वो गेम प्ले कर रहे, सो विन होने का प्रोबेबिलिटी, मान लो दो अननोन टीम से, तो हम क्या बोल सकते हैं, हाफ ऑफ चांस है। मान लो उसमें एक टीम बहुत स्ट्रांग है, उसके दूसरा टीम बहुत वीक है, ओके। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रांग टीम ही जीत सकता है, और ज़रूरी नहीं कि स्ट्रांग टीम हार नहीं सकता। तो इसमें क्या होता है, जैसा मान लो पूरा आउट ऑफ 100 मैचेस, मान लो दोनों टीम्स अलग अलग हिसाब से 100 मैचेस खेला है, उसमें 80% मैच स्ट्रांग टीम जीत गया, 20% मैच जो वीक टीम है वो जीत गया, देन यू कैन से द प्रोबेबिलिटी मतलब एक वाइल्ड गेस है, ओके। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द टीम, ओके, जो स्ट्रांग टीम है विन होने का प्रोबेबिलिटी 80% है, हम ऐसा बोलते हैं, ओके। आउट ऑफ 100 मैचेस 80 मैचेस जीत गया, तो ये मैच जीतने का 80% चांसेस है, ठीक है। सो दूसरा जो वीक टीम है उसको जीतने का कितना पॉसिबिलिटीज है, 20% है। ऐसा जरूरी नहीं कि ये मैच में 20% ही जीतेगा, ओके। तो मैच तो जीतना हारना एक ही बार होता है। सो ये जो प्रोबेबिलिटी है जस्ट वाइल्ड गेस अबाउट द प्रिडिक्शंस, मतलब प्रिडिक्शन करते हो आप, उसका एक वाइल्ड गेस है। सो जैसे काइन टॉस करते हो तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, और अपने डाइस थ्रो करते हो उसमें कोई भी नंबर आ सकता है, इसको हमने गेस करते। तो कितना गेस है, मान लो हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, हाफ ऑफ चांस है। मान लो कुछ काइन ऐसा मैंने बनाया तो जिसको आपने जितने बार टास्क करे, तो उसमें मान लो 100 टाइम टास्क करे तो 70 to 80 टाइम्स, मान लो 80 टाइम्स वो हेड ही आएगा। उसका जो वेट है उसको हमने ऐसा सेट किया, तो कितने बार भी टास्क करो तो मोस्ट ऑफ द टाइम सेट आने का हमने सेट किया। इसको हमने बोलते हैं बायस्ड काइन, ओके। बायस्ड मतलब उसको अनफेयर काइन बोलते, फेयर काइन की जगह पे अनफेयर काइन, ठीक है। तो जनरली अपने सेंटेंसेस पढ़ने टाइम पे आपने पढ़ा होगा, ए फेयर काइन मस्ट बी टास्क्ड, ओके। फेयर काइन का मतलब है उसमें कोई चीटिंग नहीं है, तो मतलब हेड और टेल आने का प्रोबेबिलिटी सेम है। मैंने बोला अनफेयर काइन, अनफेयर काइन का मतलब है उसका जो आउटकम्स को हमने चेंज किया, बदल दिया। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स के जगह पे हमने इक्वली लाइकली की जगह पे दूसरा आउटकम्स रखा है। दूसरा आउटकम्स मतलब जो हेड आने का पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है, टेल आने का पॉसिबिलिटीज़ कम है, ठीक है स्टूडेंट। इसको हमने बोलते हैं अनफेयर काइंड, ठीक है। तो इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, 10th क्लास में हमने तो पढ़ा है, 10th और 11th में, फिर भी एक बार हमने रिवाइज करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी शुरू होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट से। सो व्हाट इज मीन बाय रैंडम एक्सपेरिमेंट? random experiment. So random experiment is an experiment, okay, in which you must know all the outcomes, okay, you must know all the outcomes। क्या क्या आउटकम्स आ सकता है। मैंने एक डाइस लिया, उसमें मुझे पता है कि 1 2 3 4 5 6 नंबर्स है, बट मैंने आपको बताया नहीं। जब तक मैं बताता नहीं हूँ तब तक आपको पता नहीं कि उसमें आउटकम्स क्या आ सकता है, ठीक है। मैंने एक डाइस के ऊपर 2 4 6 8 10 12 ऐसा नंबर्स डाला, मैंने आपको बोला आउटकम्स क्या है। तो डाइस ज़रूरी थोड़ी है कि कंपलसरी वही नंबर्स होगा, चेंज हो सकता है, ठीक है। सो और कुछ डाइस मैंने ऐसा सेट किया, 3 फेसेस में 1 1 1 डाला, दूसरा फेस में 2 3 4 डाला, तो आउटकम्स पूछा था। अब तो जनरली नॉर्मल डाइस है, इसको हमने बोलते हैं अनबायस्ड डाइस, ओके। तो इसमें आउटकम्स होगा 1 2 3 4 5 6। जब तक आपको आउटकम्स नहीं दिखाता हूँ, सो यू कैन नॉट नो व्हाट आर द आउटकम्स, ठीक है। सो जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसमें आपको कंपलसरी पता होना चाहिए व्हाट आर द आउटकम्स, टोटल आउटकम्स क्या आ सकता है, क्या क्या आउटकम्स आ सकता है। नेक्स्ट सेकंड में क्या होना चाहिए, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंस, ओके, पर्टिकुलर इंस्टेंट, ओके, इंस्टेंट में यू कैनॉट प्रिडिक्ट, यू कैनॉट टेल व्हाट आउटकम इज, ओके। सो मतलब मैंने आपको अभी काइन दिया था, उसका आउटकम तो पता है, हेड और टेल। अभी मैंने काइन टास्क किया, टास्क करे तो वो क्या आउटकम आएगा, यू शुड नॉट नो इन एडवांस, मतलब आपको पता नहीं होना चाहिए। आप जो भी बोल रहे हैं दैट शुड बी ए गेस, ओके, बट नॉट नोन टू यू, ओके। ऐसी
आउटकम को हमने बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऐसे एक्सपेरिमेंट को हमने बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो उसके बाद ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो भी आउटकम्स आता है, ये सारे आउटकम्स को मैंने एक सेट में डाला, तो इसको हमने बोलते हैं सैम्पल स्पेस, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स को हमने बोलते हैं सैम्पल स्पेस। इसको हमने कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और ईच एलिमेंट इज एन आउटकम, इसको हमने बोलते हैं एलिमेंटरी आउटकम या एलिमेंटरी इवेंट, या इसको हमने और भी बोलते हैं सिंपल इवेंट, सिंपल इवेंट। ओके, सो जैसा काइंड टास्क करे तो हेड आना एक एलिमेंट्री आउटकम है, टेल आना दूसरा एलिमेंट्री आउटकम है, या डाइस थ्रो करे 1 2 3 4 5 6 ईच आउटकम इज ए एलिमेंट्री आउटकम। उसके बाद हम बोलते हैं इवेंट। सो व्हाट इज मीन बाय इवेंट? इवेंट क्या होता है? ओके, सो इवेंट इज यूनियन ऑफ सिंपल एलिमेंट, सिंपल इवेंट्स। सो जो सिंपल इवेंट्स है, 2 ले लो 3 ले लो या एक ही ले लो, उसको ज्वाइन कर दो। जैसा मान लो मैंने काइंड टास्क किया, काइंड टास्क करे तो हेड आना एलिमेंट है, हेड या टेल आना एक इवेंट हो जाएगा। 2 को मिक्स करो, डाई थ्रो कर रहा हो, इवन नंबर आना मतलब 2 4 6 3 सिंपल इवेंट्स लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा इवेंट। इसको जनरली हमने ई से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, उसके बाद इसमें इवेंट्स अपने 10th क्लास में पढ़ा था, इम्पॉसिबल इवेंट, इसको हमने बोलते हैं नल इवेंट। तो जो कभी पॉसिबल नहीं होता है उसको हमने इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। जैसे मैंने टॉसिंग ए काइंड गेटिंग आउटकम 1, तो काइंड टास्क करे तो हेड या टेल आएगा, 1 तो आएगा नहीं, सो ये इम्पॉसिबल है। डाइंग मतलब रोलिंग ए डाई गेटिंग हेड, ये भी नहीं हो सकता है। एक बॉक्स में वाइट और ब्लैक कलर की बॉल से यू आर पिकिंग अप ए बॉल रैंडमली एंड गेटिंग रेड कलर, आपने जो दिया वाइट और ब्लैक है बट रेड आना, ये पॉसिबल ही नहीं है, सो दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट। सो ऐसी इवेंट को हमने बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, जिसका प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगा। दूसरा उसके बाद होता है श्योर इवेंट। ओके, श्योर इवेंट इसको हमने बोलते हैं सर्टेन इवेंट, सर्टेन मतलब कंपलसरी होगा ही होगा। तो ये जो इवेंट है 100% होगा। मान लो मैंने डाई थ्रो किया, गेटिंग ए नंबर लेस देन 7 इज ए मतलब इज ए श्योर इवेंट। मतलब आप डाई थ्रो कर रहे हो तो हमेशा 7 के नीचे तो नंबर आएगा ही आएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 आर द आउटकम्स, तो 7 के नीचे आएगा ही आएगा। ऐसी इवेंट को हमने बोलते हैं श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। तो इसका प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगा, मतलब कंपलसरी आएगा ही आएगा, 100% जीतेगा। सो दैट इज प्रोबेबिलिटी 1। तो उसके बाद आपको आएगा इक्वली लाइकली आउटकम्स। मैंने पहले जो बताया, जैसा आपने डाई थ्रो करते हो जो भी आउटकम आता है सबका प्रोबेबिलिटी सेम है। ओके, 1 आने का जितना केस पॉसिबिलिटीज़ होता है, 2 आने का, 3 4 5 6 आने का सेम पॉसिबिलिटी है। जैसा काइंड टास्क करते हो हेड और टेल आने का सेम पॉसिबिलिटीज़ होगा। तो ऐसी आउटकम को हमने बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली मतलब सबका प्रोबेबिलिटी सेम होगा, सभी आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी सेम है, तो उसको हमने बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। उसके बाद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब एक इवेंट हो रहे हैं तो कंपलसरी दूसरा इवेंट होगा नहीं। सो इसको हमने ऐसा बोल सकते हैं, हैपनिंग ऑफ वन इवेंट प्रिवेंट्स द हैपनिंग ऑफ अदर इवेंट। जैसा मैंने डाई थ्रो किया तो 2 इवेंट्स मैंने बोल रहा हूँ, एक इवेंट, एक 2 पर्सन है, फॉर एग्जांपल रवि एंड सूरी। ओके, सो 2 स्टूडेंट्स मैंने लिया। सो 2 स्टूडेंट्स को मैंने बोला गेस करो, तो एक पर्सन ने बोला, स्टूडेंट 1 ने बोला कि इवन नंबर आएगा, स्टूडेंट 2 बोला है कि आड नंबर आएगा। सो जब स्टूडेंट इवन नंबर आना चाहिए, स्टूडेंट का जो आउटकम है इवन नंबर आना है, इसका मतलब है आड नंबर आएगा नहीं। जब आड नंबर आना है तो इवन नंबर आएगा नहीं। सो एक दूसरे को क्या हो रहे हैं, डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं। तो ऐसी इवेंट्स को हमने बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, मतलब ये इवेंट हुए तो दूसरा इवेंट नहीं होगा। तो ऐसा इवेंट्स को हमने सिंपली ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू नल सेट। सो दोनों में कोई कॉमन आउटकम्स होगा ही नहीं। उसके बाद एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ओके,
सो एग्जॉस्टिव मतलब कोई भी कितना भी इवेंट्स ले लो, 2 3 4 5 सभी का यूनियन, E1 यूनियन E2 यूनियन E3, मैंने 3 लिए तो सभी का यूनियन करे तो सैम्पल स्पेस आना चाहिए। ओके, भले ये दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट्स होने दो या ना होने दो, वो सारे जानते हैं, सभी को यूनियन करे तो आपको सैम्पल स्पेस आना चाहिए, देन दैट इवेंट्स आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब जो सेट थ्योरी में पढ़ा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। सो नॉट ए बोलते हैं उसको हमने। ओके, सो एक इवेंट है, ई इज एन इवेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट को हमने लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट इज टेकन एज ई पावर सी। ई कॉम्प्लीमेंट ऐसा रिप्रेजेंट कर दे या सिंपली ई डैश। सो ई डैश का मतलब है नॉट ई। ओके, ई नहीं होना चाहिए, जैसा मैंने बोला था हेड आना चाहिए मुझे, तो हेड नहीं आना चाहिए, उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। इवन नंबर आना है तो इवन नंबर नहीं आना है, उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। मैंने पैक ऑफ कार्ड से रेड कार्ड उठा रहा हूँ तो रेड कार्ड नहीं आना, वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है, तो उसके बाद जो 10th क्लास में जो आपने डेफिनेशन पढ़ा था, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज डिफाइंड बाय, सो इधर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ये 10th क्लास में पढ़ा था, वो ये एन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो जनरली इवेंट इज नथिंग बट ए सेट। ओके, सेट ऑफ आउटकम्स, सेट ऑफ आउटकम्स। तो सेट थ्योरी में जो भी प्रॉपर्टीज लगाते हैं तो सेम टू सेम इधर सारे प्रॉपर्टीज लगेगा, बट पी ऑफ ई इज ए रियल नंबर। ओके, रियल नंबर याद रखना। सो इधर एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी आएगा, एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये भी आपने पहले पढ़ना चाहिए, मतलब 11th में आता है। क्या प्रोबेबिलिटी से एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1, क्योंकि हमेशा इधर देखो न्यूमरेटर का वैल्यू जो है डिनोमिनेटर से हमेशा कम होगा। कभी कभी इक्वल भी हो सकता है श्योर इवेंट के लिए, कभी कभी 0 भी हो सकता है इम्पॉसिबल इवेंट के लिए, बट हमेशा 0 का 1 का बीच में होना चाहिए। तो ये पहली एक्सियम है। सेकंड वाला जो है, फॉर एग्जांपल E1 यूनियन E2, मतलब 2 इवेंट्स ले रहा हूँ। ओके, सो इसका वैल्यू होगा P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 व्हेन E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू नल सेट। ओके, जब 2 इवेंट्स हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, मतलब अपने सेट थ्योरी के हिसाब से ऐसा लिख सकते हैं। ओके, सो सिंपल एन ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला क्या होता है? दोनों अलग अलग है तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन तो है ही नहीं, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आएगा नहीं। इधर भी सेम प्रोबेबिलिटी में P ऑफ E1 यूनियन E2 इज इक्वल टू P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2। और दूसरा एक एक्सियम आता है, सो समेशन P ऑफ xi, ओके, ei कोई भी। सो जितने भी सैम्पल इवेंट्स है, सिंपल इवेंट्स है, ओके, जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स है, सभी एलिमेंट्री इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी ऐड करें तो 1 आना चाहिए। सभी एलिमेंट्री इवेंट्स का प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करें तो 1 आना चाहिए। ये एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी है। तो उसके बाद हमने कुछ फार्मूलाज भी देखा था, P ऑफ A यूनियन B। ओके, इसका फार्मूला होगा P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन भी होता है। इसको हमने बोलते हैं एडिशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। एक ऐसे आया, आपको पता है एन ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। इसको मैंने एन ऑफ एस से डिवाइड कर रहा हूँ हर एक टर्म को, एन ऑफ एस बाई एन ऑफ एस बाई एन ऑफ एस। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा डिवाइड कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा एक्सियम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो उसके बाद सॉरी एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। और सो ऐसा बहुत सारे बेसिक फार्मूला से बेसिक टर्मिनोलॉजी है, वो सारे हमने पढ़ेंगे। ये शायद अपने 11th में पढ़ा होगा, एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। ओके, तो उसके बाद अभी 12th में हमने क्या पढ़ते हैं?
ट्वेल्थ में हमने स्पेशली क्या पढ़ने वाला है, तो ये मैं बताता हूँ आपको। सो ट्वेल्थ में जो पहला टॉपिक आपको आ जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल इवेंट एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो व्हाट इज कंडीशनल इवेंट? सो लेट A, B are two non-zero events of random experiment. रैंडम एक्सपेरिमेंट की दो नॉन जीरो इवेंट्स हैं, इसको हमने बोलते A आफ्टर B या A गिवन B। इसका मतलब है, इसको हमने बोलते कंडीशनल इवेंट। इसका मतलब क्या है? सो हैपनिंग ऑफ B, हैपनिंग ऑफ इवेंट A आफ्टर हैपनिंग ऑफ इवेंट B और इवेंट A when given event B। सो इधर देखो स्टूडेंट्स, दो इवेंट्स हैं, A आफ्टर B को हमने ऐसा बोल सकते हैं, A आफ्टर B ऐसा पढ़ना, A आफ्टर B या A गिवन B दोनों बोल सकते हैं। तो ये इवेंट को हमने बोलते हैं कंडीशनल इवेंट। व्हाट इज मीन बाय कंडीशनल इवेंट? फॉर एग्जांपल दो इवेंट्स दिया है, तो एक इवेंट होने के बाद दूसरा इवेंट होता है, जो कुल मिला के जो सेकंड इवेंट को हमने ऐसा बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट आफ्टर फर्स्ट इवेंट। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताता हूँ, एक बॉक्स दिया है मुझे, तो उसमें सभी दो रेड कलर बॉल्स, दो ग्रीन कलर बॉल्स, दो वाइट कलर बॉल्स डाला है। तो मैंने पहला एक ग्रीन कलर बॉल उठाया, सेकंड टाइम विदाउट रिप्लेसमेंट सेकंड टाइम मैंने एक वाइट कलर बॉल उठाया। सो जब सेकंड वाइट बॉल उठा रहा हूँ वो कब हुआ है? आफ्टर टेकिंग फर्स्ट ग्रीन बॉल। ओके, सो इधर फॉर एग्जांपल रेड कलर बॉल मैंने ले रहा हूँ ए सेकंड ट्रायल में, ग्रीन कलर बॉल जो ले रहा हूँ ए फर्स्ट ट्रायल में। सो ए इज़ द इवेंट ऑफ टेकिंग ग्रीन कलर बॉल, बी इज़ द इवेंट ऑफ टेकिंग रेड कलर बॉल। सो ये जो बी को हमने डायरेक्टली बी नहीं लिखना, बी आफ्टर ए, ठीक है। तो आपका जो बॉक्स में सभी टू है, टू रेड कलर, टू ग्रीन कलर, टू वाइट कलर बॉल्स है। मैंने रेड कलर बॉल उठा रहा हूँ, तो जब कोई भी कंडीशन नहीं दिया है, रेड कलर बॉल उठाने का प्रोबेबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हो जाएगा 2/6। बट बी आफ्टर ए, मतलब इधर देखो बी आफ्टर ए, इधर रेड मतलब बी, ठीक है। हाँ, सो रेड कलर बॉल उठाने का प्रोबेबिलिटी 2/6 हुआ। बट ग्रीन कलर बॉल उठाया, उसको साइड में रखा, उसके बाद रेड कलर बॉल उठा रहा हूँ, तो तब क्या हो जाएगा? तब 2 तो रहेगा बट नीचे 5 हो जाएगा। क्यों? ऑलरेडी एक ग्रीन कलर बॉल उठाया मैंने। सो आफ्टर हैपनिंग ऑफ इवेंट ए वी आर टेकिंग अनदर इवेंट बी, तो इसको हमने बोलते कंडीशनल इवेंट। एक इवेंट होने के बाद दूसरा इवेंट पॉसिबल हो रहा है, इसको हमने बोलते कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसका फार्मूला ऐसा होता है, पी ऑफ ए आफ्टर बी को हमने ऐसा लिख सकते हैं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, या पी ऑफ बी आफ्टर ए का भी ऐसा होगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, सॉरी पी ऑफ ए आएगा इधर। सो इसके लिए इधर मैंने बोला नॉन जीरो इवेंट्स। नॉन जीरो इवेंट मतलब कोई भी इवेंट जीरो होता है, डिनोमिनेटर जीरो होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिफाइन नहीं होगा। सो ए कंडीशनल इवेंट है स्टूडेंट, इसका प्रोबेबिलिटी को हमने बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो उसका फार्मूलास ये है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का अगले लेक्चर में हमने और भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। सो पहला सभी लोग को रिक्वेस्ट ये है कि प्रोबेबिलिटी का सारे सिनाप्सिस अच्छी तरह से पढ़े, तो 11th का एक बार सारे रिवाइज करें स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।